नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध की 3 कविताएं आप सभी को पढ़नी है, जिसमें पहली कविता है भूल गलती, दूसरी कविता है ब्रह्म राक्षस और तीसरी कविता है अंधेरे में। तो इन तीनों कविताओं पर हमने इस चैनल पर अलग-अलग वीडियोज में बातचीत की थी, लेकिन आपके लिए एक बैठक में किस तरीके से इन कविताओं को पढ़ना है, टाइम टेबल के अनुसार सीटिंग प्लान को बढ़ाते हुए कैसे पढ़ना है, उनको एक जगह कलेक्ट कर दिया है ताकि आप सभी कामों को निपटाने के बाद एक बैठक में इन कविताओं से परिचित हो जाएंगे, इन कविताओं की व्याख्या को समझ जाएंगे, जो भी कठिन शब्द होंगे उनके अर्थों को समझ जाएंगे और पुराने पेपर को हल करते हुए इन कविताओं से रिलेटेड किसी भी तरीके के प्रश्न अगर पूछे गए होंगे तो उनको भी आप कैच कर लेंगे कि हाँ, यहाँ से इस सवाल को पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें हमने भूल गलती और ब्रह्म राक्षस इन दोनों कविताओं की विस्तार से चर्चा की है, व्याख्या भी की है। अंधेरे में कविता का हमने परिचयात्मक विवरण ही दिया है। अब चूंकि ये कविता लंबी कविताओं की श्रेणी में आती है तो हम इस पे अलग से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे तथ्य इस वीडियो में भी मिल जाएंगे, तो आप समय निकालकर अपने टाइम टेबल के अनुसार इस पूरे वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं भूल गलती के ऊपर। भूल गलती मुक्तिबोध की आखिरी दौर की कविताओं में से है। यह कल्पना के अप्रैल 1964 के अंक में प्रकाशित हुई थी। चांद का मुंह टेढ़ा है की पहली कविता है। तो ऊपर के ये तीनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि भूल गलती कविता से रिलेटेड है, कि मुक्तिबोध की ये आखिरी दौर की कविता है, यानी कि इसका जो प्रकाशन हुआ था सबसे पहले कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये सन 1964 ईस्वी में। बाद में मुक्तिबोध के मृत्यु के बाद चांद का मुंह टेढ़ा है कि पहली कविता के रूप में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद पूर्वाग्रह के प्रकाशन का 1 दशक पूरा होने पर उसका एक विशेषांक 1963-64 में निकला था, जिसमें अलग अलग लेखकों ने अलग अलग कवियों की एक एक कविता की व्याख्या की थी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए ये पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह एक पत्रिका है जिसके संपादक के तौर पर अशोक वाजपेयी का नाम लिया जाता है। तो जब इस पत्रिका का 1 दशक पूरा हुआ था तो उस समय एक विशेषांक निकला हुआ था जिसमें कवियों से आग्रह की गई थी या फिर लेखकों से आग्रह किया गया था कि आप लोग एक एक अपनी महत्वपूर्ण जो पसंदीदा कविता है उसकी व्याख्या भेजिए। तो उस पत्रिका में अशोक वाजपेयी ने व्याख्या के लिए जो कविता चुनी थी वह मुक्तिबोध की यही कविता थी, भूल गलती। अशोक वाजपेयी उन आलोचकों में शामिल हैं जिन्होंने गजानन माधव मुक्तिबोध को हिंदी कविता और हिंदी आलोचना में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। उनके रचना कर्मों का मूल्यांकन किया है। इनकी एक पुस्तक है कविता के 3 दरवाजे, ठीक है, कविता के 3 दरवाजे, जिसमें इन्होंने अज्ञेय, मुक्तिबोध और शमशेर के बारे में बातचीत किया हुआ है। अगर आपको इन परीक्षाओं के बाद मौका मिले तो जरूर इस किताब को पढ़िएगा। तो अशोक वाजपेयी ने भी भूल गलती कविता को ही चुना हुआ था, यानी कि इसके महत्व को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अशोक वाजपेयी ने जब इस कविता की व्याख्या की थी तो उन्होंने चीनी आक्रमण से इस कविता को जोड़ा है और उसी को आधार मानकर इसकी व्याख्या की है। कहते हैं चीनी आक्रमण ने भारतीय मन स्थिति में पराजय और बेचारगी ला दी थी। यानी भूल गलती नामक जो कविता है 1964 में प्रकाशित थी, उसी के 1-2 साल पहले चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसकी पृष्ठभूमि से जोड़कर अशोक वाजपेयी ने देखा। वैसे आप जानते हैं कि हर कविता की व्याख्या अलग अलग आलोचक अलग अलग दृष्टिकोण से करते हैं, किसी भी कविता की व्याख्या अंतिम नहीं होती है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कविता के मुख्य अंशों पर। एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर भूल गलती कैसे लिखी गई है, ठीक है, इसमें नुक्ता लगा हुआ है, ध्यान में रखना है आपको भूल गलती। जब भूल गलती कविता को आप पढ़ेंगे तो ये कुल 5 बंधों में बटी हुई है, यानी कि इसमें जो 5 दृश्य आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले दृश्य पर हम बात करते हैं। पहला दृश्य इस तरीके से है, भूल गलती आज बैठी है जिरह वख्तर पहनकर तख्त पर दिल के,
चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। तो मुक्तिबोध जो पहला बंद यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, आप देख रहे हैं कि एक खास यहाँ पर परिवेश दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये परिवेश ऐसा लग रहा है कि मानो मुगल काल चल रहा हो। और भाषा शैली आप देखेंगे यहाँ पर कि ज्यादातर उर्दू के शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं। भूल गलती, भूल गलती कविता जो है इसमें एक तरीके से संवाद स्थापित किया गया है, यानी कि भूल गलती को यहाँ पर सुल्तान के रूप में दिखाया गया है। और आगे आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर आएगा ईमान, जो कि विद्रोही के तौर पर है, और वही इसको पूरा इस कविता को सुनाता है। और इसमें मध्यवर्गीय व्यक्ति के आत्मसंघर्ष की कथा या कहानी है, या उसकी अभिव्यक्ति है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुक्तिबोध जो है आत्मसंघर्ष को उन्होंने अपने कविताओं में केंद्र में रखा हुआ है। तो भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, सिर झुकाए सब कतारें बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों हमें दरबारे आम में। यानी कि दरबारे आम लगा हुआ है, सभा लगी हुई है, और भूल गलती जो है वो जिरह बख्तर पहनकर वहां बैठी हुई है, और उसके जो हथियार हैं वो चमकते हुए दूर से ही दिखाई पड़ रहे हैं, और उसकी आंखें एकदम से चिलकती हुई नजर आती हैं, और ऐसी नजर आती हैं कि जैसे नुकीले तेज पत्थर। और वहां की परिस्थिति आप देखिए कि खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें, यानी कि एक तरफ सुल्तान भूल गलती बैठा हुआ है, और दूसरे तरफ आप देखेंगे कि कतारों में लोग खड़े हैं, लेकिन वो लोग सिर झुकाए हुए खड़े हैं, बेजुबा बेबस सलाम में। और वो शांत हैं, बेजुबा हैं, ऐसा लग रहा है कि बेबस भी हैं, लेकिन फिर भी वो नतमस्तक हैं। अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। तो पहला दृश्य आप सभी के सामने ये उपस्थित हो गया होगा। जैसा कि आप एक चीज और जानते हैं कि मुक्तिबोध की कविताएं बिंब प्रधान होती हैं। बिंब का मतलब कि अमूर्त को मूर्त कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने एक धीरे धीरे दृश्य बनना शुरू हो गया होगा कि भूल गलती पूरा अपना ड्रेस पहनकर बैठी हुई है और हथियार लिए हुए है, उसकी आंखें सब पे एकदम कड़ी से लगी हुई हैं, यानी कि आप जैसा देखते हैं सेनापति इत्यादि बहुत चौकन्ने से देखते हैं, और उसकी आंखें जब देख रही हैं तो लोग सिर झुकाकर कतारों में खड़े हुए हैं, चुपचाप हैं, बेबस हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नतमस्तक हैं, और ये पूरा दृश्य है। अब हम बात करते हैं दूसरे दृश्य के ऊपर। दूसरा दृश्य है कि सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश, मनसबदार शायर सूफी अलगजाली इब्न इब्ने सिन्ना अलबुर्नी आलिमो फाजिल सिपह सालार सब सरदार हैं खामोश। ये दूसरा दृश्य आप देख रहे हैं, जिसमें एक अलग आपको बिंब दिखाई पड़ रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा लेकर खड़ा है, उसके हाथ में हथकड़ियां लगी हुई हैं, और समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग हैं, बहते हुए खून दिखाई पड़ रहे हैं, और वो कैद कर लाया गया है। और वो कौन सा व्यक्ति है? वो व्यक्ति है ईमान, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, और ये एक विद्रोही स्वरूप का व्यक्ति है। पहला दृश्य आपने देखा कि सुल्तान बैठे हुए हैं और वहां पर पूरी आम सभा है, लेकिन दूसरा दृश्य आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसको चोट लगी हुई है, वो हथकड़ी पहना हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि वो कैद करके
लाया गया है। लेकिन क्योंकि वो विद्रोही स्वभाव का है तो वो क्या कर रहा है कि सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। और वो डरपोक नहीं, वो सुल्तान की निगाहों में निगाहें डालकर वहां पर खड़ा है। जहां स्थिति है कि सारे लोग सिर झुकाकर खड़े हैं, नतमस्तक हैं, लेकिन ये सुल्तान से आंखों में आंखें मिला रहा है। लेकिन एक दृश्य और दिखाया जा रहा है कि वहां पर फिर भी सारे लोग खामोश हैं। खामोश कौन लोग हैं? यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको कि आपको लग रहा होगा कि इनके अर्थ की जरूरत है। खामोश कौन कौन से लोग हैं, और इन शब्दों को देखेंगे कि जो कि उर्दू में ही लिखे गए हैं। ठीक है, खामोश में है मनसबदार, मतलब वहां पर जितने भी अधिकारी हैं वो खामोश हैं। शायर, कवि खामोश हैं। और सूफी जो संत लोग हैं वो लोग भी खामोश हैं। अलग जाली, अलग जाली मतलब जो दार्शनिक लोग हैं वो भी खामोश हैं। ठीक है, इसके बाद इब्ने सिन्ना, इब्ने सिन्ना का मतलब कि जो लोग ज्योतिषी हैं वो लोग भी वहां पर खामोश बैठे हुए हैं। अल बरूनी जो यात्री हैं, अल बरूनी को आप जानते हैं कि ये भारत की यात्रा पर भी आया था, तो उसी से जोड़ा गया है कि यात्री भी वहां पर खामोश बैठे हुए हैं। इसके बाद जो लोग विद्वान हैं, आलिमो फाजिल जो विद्वान हैं अलग अलग अपने क्षेत्रों में। सिपह सालार जो सेनापति हैं ये भी क्या है, शांत हैं। सब सरदार, और जितने भी सरदार हैं ये सभी लोग खामोश हैं। खामोशी का वजह है समझौता। इन्होंने अपने सच्चाई और ईमानदारी से समझौता कर लिया है, इसलिए खामोश है। व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए ये लोग खामोश हैं। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि मुक्तिबोध अपनी कविता के माध्यम से जो दूसरा दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक यहाँ पर व्यक्ति है जो कि विद्रोही स्वर अपनाए हुए हैं, लेकिन वहीं पर जो अधिकारी हैं, कवि हैं, संत हैं, ज्योतिषी हैं, दार्शनिक हैं, यात्री हैं, सेनापति, विद्वान इत्यादि हैं, वो खामोश हैं, चुपचाप हैं, क्योंकि उन्होंने दरबारे आम से समझौता किया है कि व्यक्तिगत हित के लिए वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हालांकि उनके मन में भी है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो समझौता कर चुके हैं। आगे का जो दृश्य है वो है कि नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की शर्त नामंजूर, हठ इनकार का सिर तान खुद मुख्तार। नामंजूर जो विद्रोही है उसको नामंजूर है कि वो अपनी जिंदगी में किसी से शर्त लगाकर शर्म भरी जिंदगी को जिए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि शर्तों को मंजूर नहीं करते हैं, इसलिए नामंजूर। हठ इनकार का सिर तान खुद मुख्तार, और वो विद्रोह का रुख अख्तियार किए हुए है और ऐसा मान रहा है कि मैं ही खुद मालिक हूं। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने स्याह। अगर कोई सोचे कि इस विद्रोह से उस सल्तनत पर बादल घेर घेर रहे हैं, काले बादल घेर रहे हैं, तो आगे बताया जा रहा है कि सुल्तानी जिरा बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर सहनशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों की स्याह, लोहे का जीरा बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जा। वो आंख सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर, बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। यहाँ पर विद्रोह का स्वर तो जरूर उठ रहा है और लग रहा है कि इस विद्रोह से कुछ यहाँ पर हलचल मचेगी, लेकिन क्योंकि वो शहंशाह है, लोहे का जीरा बख्तर पहनकर वो खूंखार बैठा हुआ है और वो चाहे तो सच्चाई की आंखें निकाल डालें। जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा है उसको सजा भी दे सकता है। सब बस्तियां दिल की उजाड़े, और बस्तियों की बस्तियां उजाड़ सकता है, और वो बेबुनियाद बेसिर पैर भी कर सकता है, हाथ पैर कटवा भी सकता है, क्योंकि हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। क्योंकि हम लोग ऐश्वर्य और शाही उसमें क्या है, कैद है, यानी कि हम समझौता कर चुके हैं, हम अपनी जुबान को नहीं खोल सकते। तो यहाँ पर तीसरा आप दृश्य देख रहे हैं कि इसमें विद्रोह का स्वर तो उठ रहा है, लेकिन फिर भी लोग भविष्य और फिर जो सुल्तान का पावर है उसके कारण भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।
देखिए, व्याख्या के साथ साथ मेरी कोशिश है कि आप पंक्तियों से भी परिचित होते जाएं, जिससे कि परीक्षा में आए तो आप तुरंत बता लें, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को यही नहीं समझ में आता कि इन पंक्तियों के कवि कौन है, लेखक कौन है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी और भूल गलती कविता के ये दृश्य भी आपके दिमाग में बैठ रहे होंगे। बातें चल रही थी, तब तक अचानक एक घटना यहाँ पर चौथे बंद में बल्कि घटती है। और क्या घट रही है कि इतने में हम ही में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। और जो व्यक्ति कविता को सुना रहा है, यानी मैं, जो कि मध्यवर्गीय प्रतिनिधित्व कर रहा है व्यक्तित्व का, और ये क्या कर रहा है, आत्मसंघर्ष कर रहा है। इसके मन में भी है विद्रोह की भावना, लेकिन अभी कुछ ये बोल नहीं रहा है। ये बता रहा है कि ऊपर के दृश्यों को ध्यान में रखते हुए कि इतने में हम ही में से जो लाइन में लगे हुए थे, जो सारे लोग नतमस्तक थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, अजीब कराह सा कोई निकल भागा। अजीब कराह, कराहना शब्द को आपको महसूस करना पड़ेगा कि कब कोई कराहता है। जब कोई पीड़ा में होता है तभी कराह निकलती है, या फिर बहुत किसी संकट के दौर से गुजरता है। तो यहाँ पर घटना घटती है कि इतने में हम ही में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कोई भागा तो जो मैं है वो क्या होता है, थोड़ा सजग होता है, संभल जाता है। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुंह पने के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दढ़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। जब कोई इसी में से निकलकर भागता है तो मैं भी संभल जाता है। इसके बाद की जो स्थिति है कि कतारों में समझौतावादी खुदगर्ज, जितने लोग हैं हथियार लेकर वहां पर खड़े हैं, उन्होंने समझौते किए हैं, वो लोग भी सहम जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बस सहम कर रह जाते हैं। क्योंकि उनका दिल जबड़ा ये सब क्या क्या है, ये सेकेंडरी है, दिखाने का है। उनका जो चरित्र है वो दो मुंह पने का है। ठीक है, कहने के लिए किसी को क्रांति सिखा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब इनको मौका मिलेगा तो वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। कहा जाता है कई बार कि सब लोग चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह का जन्म हो, उनके घर में न हो। कुछ स्थिति यहाँ पर भी है। और यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं कि मुक्तिबोध ने दढ़ियल सिपह सालार का शब्द प्रयोग किया हुआ है। जो सेनापति है वो दढ़ियल, ठीक है, और वो भी क्या है, सहम कर रह जाता है, देखता है। सारे लोग हथियार लैस हैं। पूरा बिंब आपके सामने उपस्थित हो रहा होगा। पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। फिर पांचवा जो बंद शुरू हो रहा है वो क्या है कि उसमें से तो पंक्ति में से भाग जाता है, और यहाँ पर देखिए क्या है, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। और जो भागा था वो बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी, देखिए कितना प्रिय शब्द है इनका, अंधेरा इत्यादि। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ चला गया। महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुधलके में मुहैया करा रहा लश्कर। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बदला लेने के लिए एक कोई ट्रेनिंग सेंटर टाइप का वहां पर खोल लिया है, जहाँ लोगों को पता नहीं चला। महसूस होता है कि वह बेनाम, बिना नाम का, बेमालूम, जिसका कोई पता ना हो, दर्रों के इलाकों में, यानी कि अब वो चला गया है उधर। घाटियों की चर्चा की जा रही है तो अक्सर आप देखते हैं कि जो भी इस तरीके से आतंकी या फिर नक्सली या फिर इस तरीके की जो घटनाएं की जाती हैं वो सब घाटियों, दर्रों इत्यादि में ज़्यादा ही सक्सेसफुल होती हैं। समझाने के लिए मैं बस बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि ऐसे लग रहा है कि वो दर्रों के इलाके में पहुंच गया, जहाँ पर लोगों को पता नहीं चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो मुहैया करा रहा लश्कर, मतलब कि वो एक तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है बदला लेने के लिए। और यहाँ पर संदेह हो रहा है कि हमारे आखिरी जो बंद है यहाँ पर, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो यहाँ पर डर है या फिर एक अनुमान लग रहा है कि कहीं ना हमारी हार का बदला वो चुकाने आएगा। और वो कौन है, संकल्प धर्मा चेतना। वो आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो चेतना है वो एकदम से संकल्प धर्मा है, दृढ़ संकल्पित है, वो भूलने वाला नहीं है।
और उसका जो स्वर है वो रक्त प्लावित है, जो कि ऊपर आपने देखा कि घायल अवस्था में है और विद्रोह कर रहा है। और हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा और वो कभी दोबारा वापस आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आखिरी 4 लाइनें हैं वो विशुद्ध तरीके से आप संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों को देख रहे होंगे। इसके पहले जो आप देख रहे थे उसमें उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन आखिर में आकर मुक्तिबोध एकदम से संस्कृत निष्ठ शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो उम्मीद है कि भूल गलती कविता को आप लोग समझ गए होंगे, इसकी पंक्तियों से भी परिचित हो गए होंगे और जो पांचों बंधों, दृश्यों और बिंबों का हमने दृश्य उपस्थित किया, आप सभी को समझाने का प्रयास किया, आप समझ गए होंगे कि पहला जो यहाँ पर बिंब था कि यहाँ पर दरबार लगा हुआ है, भूल गलती सुल्तान के रूप में बैठा हुआ है और सब पे कड़ी नजर बनाए हुए है और सब लोग एकदम शांति से वहां पर खड़े हुए हैं। और दूसरा दृश्य आता है कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और वो कैद करके लाया गया है, लेकिन थोड़ा सा विद्रोही उसका स्वभाव है और वो सुल्तान से नजर में नजर मिलाकर बात कर रहा है। फिर भी वहां पर जितने लोग हैं वो सब खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा है। कौन कौन है खामोश, मैंने बता दिया। फिर इसके बाद क्या है कि वो समझौता नहीं कर सकता, उस सारी चीजों को, सारी शर्तों को नामंजूर करता है और अपने हट पर एकदम लगा हुआ है और खुद को मालिक समझ रहा है और ऐसे लग रहा है कि सल्तनत पर कोई खतरा होगा, लेकिन जो सल्तनत है, जो सरकार है, वो इतना कमजोर नहीं है, वो भी अपने चीजों को कैसे हैंडल करना है उसको भी अच्छे से जानता है और बाकी सारे लोग तो समझौता कर ही चुके हैं इस शाही मुकाम में रहते हुए। एक घटना घटती है चौथे बंद में कि इसी में एक व्यक्ति जो कि बीच में एकदम से अफना रहा है, आत्मसंघर्ष कर रहा है, कुछ बोलना चाहता है, वो पंक्ति तोड़कर भाग जाता है और अजीब सी करा सा उसके करा निकालते हुए भाग जाता है। और इसके बाद इसको देखते हुए सारे लोग परेशान से हो जाते हैं, सहम जाते हैं और फिर क्या है, सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो कहाँ जाता है, घाटियों की तरफ चला जाता है और लोगों को लगता है कि कहीं वो इस सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए अलग से कुछ सेना इत्यादि तो नहीं तैयार कर रहा है या फिर लोगों को जुटा तो नहीं रहा है। और अंत में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हुए मुक्तिबोध ने कहा कि वो जो व्यक्ति है वो संकल्प, धर्मा, चेतना और रक्त प्लावित स्वर उसके अंदर है, वही क्या है, हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर है, कभी भी प्रकट होकर विकट हो सकता है। तो इस टाइप से आपने भूल गलती कविता को समझ लिया होगा। तो ब्रह्म राक्षस शब्द को देखते ही आपके दिमाग में तमाम प्रश्न उठने लगे होंगे, क्योंकि मुक्तिबोध की कविताओं की खास विशेषता होती है कि उसमें फैंटेसी के साथ साथ प्रतीक एवं बिंब का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे कि आखिरकार ये ब्रह्म राक्षस कौन है या फिर इसका मतलब क्या है। उसके पहले कुछ बिंदुओं पर हम बातचीत करते हैं जिससे कि व्याख्या के समय हमें सहायता मिलेगी। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध कविता है। सर्वप्रथम यह बनारस से निकलने वाली छोटी पत्रिका कवि के अप्रैल 1957 के अंक में प्रकाशित हुई थी। बाद में 1964 में मुक्तिबोध के प्रथम काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में इसको संकलित किया गया। अगर देखा जाए तो ब्रह्म राक्षस अंधेरे में कविता के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। आकार में यह कविता अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन अपने स्वरूप से यह भी एक लंबी कविता ही मानी जाती है। तो ब्रह्म राक्षस जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह कविता न बहुत छोटी है और न बहुत लंबी है, लेकिन स्वरूप के दृष्टिकोण से इसे लंबी कविता के अंतर्गत माना जा सकता है। वैसे भी मुक्तिबोध लंबी कविता लिखने के लिए ही जाने जाते हैं। इनके समकालीन अज्ञेय का नाम आपने सुना ही होगा। अज्ञेय जो है छोटी कविता के मास्टर माने जाते हैं। बाद में इन्होंने भी लंबी कविता लिखना शुरू कर दिया। आपके सिलेबस में असाध्य बीड़ा नाम की कविता लगी हुई है, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म राक्षस, जिसका प्रकाशन सबसे पहले 1957 में कवि पत्रिका में हुआ, बाद में प्रथम काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में 1964 में इसको संकलित किया गया। अंधेरे में, जिसके लिए मुक्तिबोध जाने जाते हैं, उसके बाद की ये सबसे महत्वपूर्ण कविता है। हालांकि हमने भूल गलती पर भी बातचीत किया था, लेकिन भूल गलती से पहले नाम आता है ब्रह्म राक्षस का। अगर आकार में हम देखें तो अपेक्षाकृत छोटी है, फिर भी स्वरूप की दृष्टिकोण से यह कविता लंबी है। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिए। आगे हम चर्चा करते हैं कि
मुक्तिबोध की इस शीर्षक को लेकर अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। उसी संदर्भ में उनके कहानी संग्रह काठ का सपना, यानी कि मुक्तिबोध के कहानी संग्रह काठ का सपना की भूमिका में श्रीकांत वर्मा ने कहा है कि मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे और स्वयं ही ब्रह्म राक्षस का शिष्य भी। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीकांत वर्मा ने इस चीज की तरफ जिक्र किया है कि जिस ब्रह्म राक्षस शीर्षक से मुक्तिबोध कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि वे स्वयं ही हैं। और यहाँ तक उन्होंने बताया कि अपनी एक अधूरी डायरी में स्वयं मुक्तिबोध ने भी लिखा है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं। अब ये ब्रह्म राक्षस है क्या? शास्त्रों के अनुसार पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को मरने के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है और वही ब्रह्म राक्षस होता है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे अर्थ खुलने लगा होगा कि आखिरकार ये ब्रह्म राक्षस का मतलब क्या है। तो ये बताया गया कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा ब्राह्मण जो पाप कर्म करने के बाद मरता है तो वो प्रेत योनि में जन्म लेता है और वही ब्रह्म राक्षस कहलाता है। मुक्तिबोध ने कविता में इसी मान्यता का इस्तेमाल किया है और उससे एक फैंटेसी निर्मित की है। फैंटेसी जिसके लिए मुक्तिबोध जाने जाते हैं, फैंटेसी को कहा जाता है अनुभवजन्य कन्या। ठीक है, तो इसमें जो कवि होता है वो एक दिवा स्वप्न देखता है और उसके माध्यम से अपनी रचना प्रक्रिया, कविता प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। जो अपने यथार्थ जीवन में चीजें व्यक्ति नहीं हासिल कर पाता है उसको फैंटेसी के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करता है, यही है फैंटेसी। तो मुक्तिबोध ने भी ब्रह्म राक्षस कविता में इसका प्रयोग किया है। ब्रह्म राक्षस एक प्रगतिशील मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का प्रेत है। यह इससे भी सिद्ध होता है कि वह काफी पढ़ा लिखा है, न केवल संस्कृतज्ञ है बल्कि अनेक विद्याओं का जानकार है। जब हम व्याख्या करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रह्म राक्षस है वो एक प्रगतिशील मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है और वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है बल्कि पढ़ा लिखा हुआ है और यहाँ तक कि संस्कृत का भी ज्ञाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे बुद्धिजीवी या ब्राह्मण को प्रेत योनि क्यों मिली? उसने कौन सा पाप किया था? इस कविता में मुक्तिबोध ने यही बतलाया है और जब व्याख्या करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। हालांकि ब्रह्म राक्षस को लेकर अलग अलग आलोचकों ने विचार किया है जिसमें रामविलास शर्मा का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा सकता है। इन्होंने नई कविता और अस्तित्ववाद नाम से एक पुस्तक लिखी है। उसमें मुक्तिबोध का मूल्यांकन करते हुए इस कविता के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध अपराध बोध से ग्रसित थे और इस कविता का उन्होंने एक तरीके से रचना किया हुआ है। तो आप देखेंगे इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि क्या इस कविता में अपराध बोध दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रह्म राक्षस कविता दो खंडों में बटी हुई है। पहले खंड में कवि ने ब्रह्म राक्षस के प्रेतोचित व्यवहार का चित्रण किया है और दूसरे खंड में अपने पाठकों को उसकी ट्रेजेडी से परिचय कराया है। यानी कि ब्रह्म राक्षस कविता को पढ़ते समय हमें ध्यान में रखना है कि ये दो खंडों में एक तरीके से विभाजित है। भले लंबी कविता है लेकिन इसके दो खंड किए जा सकते हैं। पहला खंड जो है इसमें ब्रह्म राक्षस अपना जो भी प्रेतोचित व्यवहार है उसका चित्रण करता है और दूसरा खंड है जिसमें पाठकों को उसकी ट्रेजेडी यानी उसके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई है उससे परिचय कराता है। कविता में ब्रह्म राक्षस और मैं के बीच में संवाद है और यही सवाल उठता है कि ये ब्रह्म राक्षस और मैं किसके प्रतीक हैं। वैसे जब आप मुक्तिबोध की कविताओं को पढ़ेंगे तो वह और मैं के बीच में ज्यादातर संवाद दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये दोनों शब्द खूब आते हैं और आपस में लगता है कि ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो ब्रह्म राक्षस में भी ये दोनों शब्द आएंगे। अब सवाल उठता है कि ये किसके प्रतीक हैं। मूल संशय इसी चीज को लेकर है। इसकी सबसे प्रभावशाली व्याख्या श्रीकांत वर्मा ने की है ब्रह्म राक्षस की। उनका दावा है कि मुक्तिबोध स्वयं ब्रह्म राक्षस की भूमिका में है और उसके शिष्य की भूमिका में भी खुद वे ही उपस्थित हैं। जैसा कि हमने बताया कि काठ का सपना में भी इस बात का उल्लेख श्रीकांत वर्मा ने किया है। अब आगे है कि ये दोनों चरित्र अलग अलग न होकर एक ही व्यक्तित्व के दो भीतरी पक्ष हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे जिस फैंटेसी की मैं बात कर रहा था वो आपके दिमाग में पहले धीरे धीरे बैठना शुरू हो गई होगी और समझ में आएगा कि मुक्तिबोध जो हैं उन्हीं के एक ही व्यक्तित्व के दो पहलू को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तो ब्रह्म राक्षस के रूप में और दूसरा
ब्रह्म राक्षस के शिष्य के तौर पर। ये दोनों चरित्र अलग अलग नहीं है। अगर कोई अलग अलग देखना चाहता है तो फिर उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, ऐसा श्रीकांत वर्मा का मानना है। अच्छा, यहां पर एक चीज बताई गई थी ऊपर में कि ऐसा ब्राह्मण जो पाप कर्म के बाद प्रेत योनि में पैदा होता है। तो आप देखेंगे मुक्तिबोध का भी जो जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो कई बार जो आलोचक हैं रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन से भी जोड़कर व्याख्याएं करना शुरू कर देते हैं। तो वहां से भी ये पता चला कि मुक्तिबोध को ऐसा बार बार लगता है कि उन्होंने जिस परिवार में जन्म लिया है और जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई किया है उसका उन्होंने कितना उपयोग किया है। तो ब्रह्म राक्षस को थोड़ा सा इस हिसाब से भी आप अपने से जोड़कर देख सकते हैं व्याख्या जब करते समय। तो कहीं ये मुक्तिबोध अपने जीवन से रिलेटेड ही तो बातें नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आलोचक बार बार कर रहे हैं कि वो कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि मुक्तिबोध ही है, चाहे वो ब्रह्म राक्षस की बात हो चाहे ब्रह्म राक्षस का शिष्य के बारे में बात हो। ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवादी आग्रहों और व्यक्तिवादी दबावों के बीच पीसकर घुटता रहा है, जबकि मैं या ब्रह्म राक्षस का शिष्य उस मन का प्रतीक है जो समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता, कम से कम दशमलव बिंदुओं के रूप में वैयक्तिकता बनी ही रहती है। तो अब धीरे धीरे अर्थ क्लियर होना शुरू हो गया होगा कि ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो ये मानता है कि आदर्शवादी आग्रहों और व्यक्तिवादी दबावों के बीच व्यक्ति पिस रहा है। और जो दूसरा मैं शब्द आया हुआ है या फिर मैं को ही हम ब्रह्म राक्षस का शिष्य के रूप में देखें तो वह उस मन का प्रतीक है जो इस ज्ञान को प्राप्त कर चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है, कम से कम उसमें दशमलव के बिंदुओं के रूप में जो भी अंतर है वो बना ही रहता है। पूर्ण कोई नहीं हो सकता है, मुक्त कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको की व्याख्या के पहले हमें समझना जरूरी था। उम्मीद है कि धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस कविता के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़नी शुरू हो गई होगी। अब हम ब्रह्म राक्षस कविता का पाठ करेंगे और जहां पर उपयुक्त लगेगा उन पंक्तियों की हम व्याख्या भी करेंगे। ब्रह्म राक्षस कविता की शुरुआत देखिए मुक्तिबोध किस तरीके से करते हैं। लिखते हैं, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। ये पहला पदबंध आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको कि हमें समझना है, क्योंकि मुक्तिबोध फैंटेसी के लिए जाने जाते हैं और बिंब भी इनकी कविताओं में खूब आता है। तो बिंब आपके दिमाग में बैठना शुरू होना चाहिए। मुक्तिबोध की कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि मुक्तिबोध कहीं खड़े हों और वो संकेत कर रहे हों। जैसे हमने भूल गलती कविता में पढ़ा तो उन्होंने संकेत करते हुए कहा कि उस पार सूनी घाटियों की तरफ कोई लश्कर की ट्रेनिंग दे रहा हो। तो ऐसे लग रहा है कि वो खड़े होकर बता रहे हैं, वहां जा नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। कह रहे हैं कि कई बार कुछ बातें होती हैं जो समझ में नहीं आती, उन बातों की का आधार क्या है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बातें बहुत गहरी होती हैं। यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो सूनी बावड़ी है खंडहर के तरफ है और वो परित्यक्त है। ये परित्यक्त शब्द बहुत कम प्रयुक्त होता है। आमतौर पर अगर आप ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो स्टेशन के पास जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उन पर अक्सर ये लिखा हुआ दिखता है कि ये परित्यक्त भवन है जहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पर भी जो सूनी बावड़ी है ये परित्यक्त है। वहाँ पर क्या है कि अंधेरा छाया हुआ है, उसकी गहराई है, सीढ़ियाँ हैं वहाँ बहुत अनेकों डूबी हुई हैं, और जो जल है वो पुराना जल है, यानी कि बहुत दिनों से वहां पर इकट्ठा हुआ है, वो पुराना, उसमें गंदगी भी है। तो धीरे धीरे बिंब आपके दिमाग में उपस्थित होना शुरू हो गया होगा कि शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में
बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। बावड़ी है और बावड़ी के पास कई सीढ़ियां बनी हुई हैं। अगर आप लोग राजस्थान इत्यादि गए होंगे तो बावड़ी आप अपने दिमाग में रखिए। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि बावड़ी है और उसमें जल भरा हुआ है, अंधेरा भी है, उसकी सीढ़ियां डूबी हुई सी हैं और जो पानी है वो गंदा सा है। ठीक है। और जब कभी देख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस हिसाब से देखें, इसलिए नीचे कहा गया कि समझ में आ ना सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। कई बार बातें गहरी होती हैं तो समझ में तुरंत नहीं आती हैं। तो इन्होंने शुरुआत में ही बता दिया है कि जिस ब्रह्म राक्षस कविता के बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूं उसके लिए हमें बहुत गंभीरता से गहराई से समझने की जरूरत है। तो ये पहला पदबंध आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठना शुरू हो गया होगा। आप बावड़ी के पास पहुंच गए होंगे, उसकी जो परिस्थिति है, उसके वहां का जो वातावरण है उससे आप धीरे धीरे परिचित हो गए होंगे। आगे लिखते हैं जो दूसरा यहाँ पर है कि बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर, लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। अब बावड़ी तक आप पहुंच गए तो बावड़ी को बहुत सारी चीजें घेरी हुई हैं। घेरे डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर। औदुंबर का मतलब है यहाँ गूलर का जो पेड़ है वहां पर बावड़ी के पास है, खड़े हुए हैं। उसकी शाखाएं बावड़ी के तरफ एकदम झूली हुई हैं। जैसा आप अपने आसपास कोई कुआं देखे होंगे और मान लीजिए कोई बगीचा हो और कुआं देखे होंगे तो वहाँ ज्यादातर पीपल का पेड़ हो जाता है और गूलर का पेड़ रहता है। ठीक है। ऐसे पेड़ जो स्वतः अपने से वहां पर पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि बावड़ी के पास खूब औदुंबर यानी जो गूलर का पेड़ है उसकी डालियां जो हैं उसको घेर रखी हुई हैं, उसमें कुछ कुछ उलझी हुई हैं, उसकी शाखाएं फैली हुई हैं। लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। और वहां पर घुघुओं, घुघुओं का मतलब है जो उल्लू, उल्लू यहाँ पर अर्थ लिया गया है। उल्लुओं ने अपने घोंसलों को वहां पर बनाया हुआ है और वो भी नहीं रहते हैं वहां पर। उनके घोंसले जो हैं भूरे और गोल हैं। घोंसला आप लोगों ने देखा है, इसका कलर भूरा ही होता है, चाहे वो चिड़िया का हो चाहे उल्लू का हो, किसी का भी हो। ठीक है। तो ऊपर बताया गया कि जो सुनी बावड़ी है वो भी परित्यक्त है, वहां पर कोई नहीं रहता है। लेकिन दूसरी में यहाँ चीज बताई जा रही है कि वहां पर एक गूलर का पेड़ है जो कि उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं और वहां पर कुछ उल्लुओं ने अपने घोंसलों को बनाया हुआ था जो भूरे गोल स्वभाव के हैं, लेकिन वो भी छोड़े हुए हैं, वहां पर उल्लू भी अब नहीं आते हैं। आगे की जो पंक्तियां हैं, विगत शत पुण्य का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत। तो यहाँ पर एक और दूसरे दृश्य की तरफ संकेत किया गया कि जो बावड़ी है उसके मुंडेरों पर टगर के जो सफेद फूल हैं वो भी वहां पर कोहनी, मानो ऐसे कि कोहनी टेक कर बैठे हुए हैं। उनके पास लाल फूलों का लहकता झौर, मेरी वह कन्नेर, वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता। और उसी के पास लाल फूलों से लहकता चमकता हुआ कनेर का वृक्ष भी है और ऐसे लग रहा है कि बावड़ी जो है वो अपने मुंह को खोलकर इन सभी को अपने तरफ पुकार रही है। देखिए कवि जो होता है वो अपनी फैंटेसी, अपनी कल्पना, अपने प्रतीक बिंबों के माध्यम से चीजों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आप देखिए पंक्तियों से तो परिचित होते जाइए और धीरे धीरे कुछ कुछ अर्थों से भी परिचित होइए। तो बावड़ी से धीरे धीरे परिचित हो गए होंगे और उसके आसपास का क्या वातावरण है, कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से फूल हैं। ठीक है, इन सारी चीजों से आप परिचित हो रहे होंगे। आगे है, बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है, वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, बड़बड़ाहट शब्द पागल से। अब बताया जा रहा है असली चीज। अभी तो बावड़ी की बात की जा रही थी, अब वहां पर एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है
और वो क्या कर रहा है, पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रहा है। और ये ब्रह्म राक्षस कौन है, जो कि पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है, यहाँ तक कि वो संस्कृत को भी जानता है, सारी चीजों को जानता है। और वहां पर बावड़ी के पास ही शून्यावस्था में बैठा हुआ है और कुछ बड़बड़ा रहा है। क्या बड़बड़ा रहा है, गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बाँ छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ, फिर भी मैल, फिर भी मैल। तो ब्रह्म राक्षस उसी सुनी बावड़ी के पास, जो कि सीढ़ियां लगी हुई हैं और गंदे पानी है, वहां पर बैठा हुआ है और कुछ बड़बड़ा रहा है। और इस उसकी मानसिक स्थिति देखिए, वो ये सोच रहा है कि जिस मलिनता, जिस पाप के वजह से ब्रह्म राक्षस के प्रेत में, उस योनि में उसका जन्म हुआ है, उसको वो कैसे दूर करे, उससे कैसे मुक्त हो। तो वो क्या कर रहा है कि पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात अपने को स्वच्छ करने के लिए अपने शरीर को क्या कर रहा है, घिस रहा है, हाथ के पंजे को बराबर, बाँ छाती, जैसे कोई स्नान करता है और अपने मैल को छुड़ाता है, वैसे ही ये वहां पर बैठ के छुड़ा रहा है। लेकिन कितना भी साफ कर रहा है, मैल जस की तस बनी हुई है, वहां से मैल हट नहीं रही है। ये किस टाइप का मैल है, मैल यहाँ पर प्रतीक के तौर पर है कि जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को दूसरे तक वो नहीं पहुंचा पाया, उसको इस चीज की बार बार, इसीलिए रामविलास शर्मा ने इसको कहा अपराध बोध। यहां पर देखिए दिखाई पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत, अपराध बोध से वो ग्रसित है और वो चाह रहा है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे कि वो निर्मलता को प्राप्त कर सके। आगे की क्या स्थिति है, और होठों से, अभी तो शरीर ऊपर पूरा साफ कर रहा है, अब क्या कर रहा है, होठों से अनोखा स्तोत्र, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही, आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। अब वो क्या कर रहा है कि कुछ मंत्र का भी उद्बोधन कर रहा है, और वो मंत्र जो एकदम शुद्ध संस्कृत भाषा में है, और उनका पूरा उच्चारण कर रहा है, और अपनी एक तरीके से मन में जो भी है अपना मूल्यांकन भी कर रहा है, आलोचना भी कर रहा है। और फिर वहां पर स्नान करते हुए प्राण में संवेदना है स्याह, और जो उसके मनोस्थिति है वो एकदम गहरी संवेदना से युक्त है। आगे की स्थिति को बताते हैं, किंतु गहरी बावड़ी के भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रश्मि, रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। अब बावड़ी को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बावड़ी के आसपास में बहुत सारे पुष्प, पेड़ पौधे, जल इत्यादि सब कुछ हैं। तो इनको चीरती हुई जब सूर्य की किरणें आती हैं, तो जो ब्रह्म राक्षस है वो ये समझता है कि सूर्य मुझे झुककर नमस्कार कर रहा है। ऊपर की स्थिति बताया गया कि उसकी जो स्थिति और थोड़ा सा पागल जैसी हो गई है, और मंत्र उच्चार कर रहा है, बार बार अपनी ग्लानि, अपराध बोध से युक्त है। तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र आपके दिमाग में होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा मानसिक असंतुलन खोए हुए है। और फिर वो क्या समझ रहा है कि जो गहरी बावड़ी है, इसके दीवार पर जो भी सूर्य की रोशनियां दिखाई पड़ रही हैं, सूर्य उसके सामने झुककर नमस्ते कर दिया। तो एक तो दृश्य ये दिख रहा है, और आगे है, पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने। और जब रात की स्थिति होती है और उन्हीं वृक्षों की शाखाओं से चांदनी का प्रकाश ब्रह्म राक्षस को दिखाई पड़ता है, यानी ब्रह्म राक्षस वहीं बैठा हुआ है, तो उसको ये लगता है कि इस बार जो चांदनी है वो भी उसकी क्या की, वंदना की है। सूर्य नमस्कार कर रहा है और चांदनी उसकी वंदना, मतलब ये अपने को सर्वे सर्वा एक तरीके से समझ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य हो चाहे चंद्र हो, दोनों इसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और ऐसा माना कि वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे, और सूर्य हो चाहे चंद्रमा, दोनों इस ब्रह्म राक्षस को, जो कि इस समय मानसिक असंतुलन की स्थिति में है, वो अपने को मान रहा है कि मुझे गुरु मानकर, ज्ञान का गुरु मानकर सूर्य और चांद दोनों नतमस्तक हो रहे हैं। आगे है,
अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वहीं करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र, थियोरम, सब प्रेमियों तक की मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टैनबी की हेडेगर, स्पेंगलर, सार्थ, गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन गहरी घनी गहराइयों में शून्य। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ब्रह्म राक्षस है, अभी अपने को ज्ञान का गुरु माना, फिर ऐसा अपने दिमाग में बैठाया है कि जो पूरा आकाश मंडल है उसकी श्रेष्ठता को मान लिए। तब वो दुगने भयानक ओज से उन अपने जो भी उसने ज्ञान हासिल किया है, यहां पर आप देख रहे हैं कि सुमेरी, बेबीलोन, जनकथा, मधुर वैदिक ऋचाओं, जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्रह्म राक्षस है वो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी व्यक्ति है। तो इन चीजों का पूरा यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है कि क्या क्या वो सभी विद्याओं के को जानकार है और क्या क्या वो जानता है, यहाँ तक कि जो विचारक हैं उनके सिद्धांतों को भी जानता है। और फिर क्या है, वो उसकी नई व्याख्या करने की कोशिश करता है और वहां स्नान करते हुए और बावड़ी की जो घनी गहराइयां हैं, जो भी वहां सुनापन है, उसमें पूरा वो लीन होता जा रहा है और लगातार सोचते जा रहा है। आगे की स्थिति है, ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से ही जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। और जैसे ही वो जोर जोर से मंत्रोच्चार करता है और सारी चीजों के बारे में सोचता है और बोलता है, तो ध्वनियां आपस में टकरा रही हैं। तो वहां पर क्या हो रही है, प्रतिध्वनि निकल रही है। मान लीजिए बावड़ी का मैं उदाहरण न दूं, अगर बगीचे में कुआं है या फिर जंगल में कुआं है, आप बोलते हैं तो वहां से प्रतिध्वनि निकलती है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता है, वह रूप अपने बिंब से ही जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ब्रह्म राक्षस है वो आत्मसंघर्ष कर रहा है। बावड़ी के इन मुंडेरों पर मनोहर हरि कुहनी टेक सुनते हैं, टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां, क्योंकि वहां पर कोई रहता नहीं है, तो जितने भी वहां पर पेड़ हैं, पौधे हैं, पुष्प हैं, सभी ब्रह्म राक्षस की इन ध्वनियों को सुनते हैं करौदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर, सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही किया कि मैं और वह के बीच में संवाद हो रहा है, बल्कि यहाँ पर मैं और ब्रह्म राक्षस के बीच में संवाद हो रहा है। और इन सारी ध्वनियों को बावड़ी के आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है वो सुन रहा है, और वहीं पर एक मैं शब्द का भी प्रयोग आया हुआ है कि ये भी सुन रहा है, सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो ब्रह्म राक्षस के साथ घटी हुई है, जो बावड़ी में अड़ गई है। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का सगर, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता। तो यहां पर जो ब्रह्म राक्षस है उसकी मन स्थिति का चित्रण करते हुए और आत्म संघर्ष का चित्रण करते हुए कवि ने पूरी प्रस्तुति की है, और मैं के बारे में भी बता दिया कि मैं वहां पर ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी को सुन रहा है, और बार बार ब्रह्म राक्षस जो है सीढ़ियों, अंधेरी सीढ़ियों पर उतरता है, चढ़ता है, लुढ़क जाता है, पैरों में मोच आ जाती हैं, बहुत उसको घाव भी लग जाती है। और इस प्रक्रिया में उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि बुरे अच्छे बीच के संघर्ष, बुरा और अच्छा, जीवन में दो ही चीज होता है, ठीक है, तो इसी के बीच वो संघर्ष करता जा रहा है और कोशिश ये कर रहा है
कि अब तक जो था वो अच्छे व उससे अधिक अच्छे के बीच में उस सफलता और असफलता को देखता है कि अभी जो अच्छा था उससे और कितना अच्छा हो सके। जैसे हम अगर कई बार प्रतियोगी छात्र हैं जो कि तैयारियां करते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं आत्मसंघर्ष करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से और अच्छे हो, तो हम और प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस के दिमाग में भी वही चल रहा है। बुरे और अच्छे कर्मों के बीच वो संघर्ष कर रहा है और अच्छे से अधिक और अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। इसी में वो गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता को देखता है। अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगत गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक भान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। फिर वो चीजों को समझ रहा है और जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि ब्रह्म राक्षस जो कि वहां पर आदर्शवादी आग्रहों और जो व्यक्तित्ववादी व्यक्तित्व है उसके बीच पिस रहा है, ऐसा वो मान रहा था। लेकिन जो मैं आया, जो उसका शिष्य के तौर पर है, उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता, दशमलव का जरूर वहां पर अंतर रह सकता है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो गणित के दृष्टिकोण से भी इस जीवन को देखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और वो सोच रहा है यहाँ पर उसको परंपरा और जो भी पूर्ववर्ती ज्ञान है पूरा हासिल है, इसीलिए वो उसने ऊपर अपने को ज्ञान गुरु के रूप में भी देखा है कि सूर्य और चंद्र उसको नमस्कार कर रहे हैं। आगे है कि रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवालों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां उद्विग्न भालों पर, सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। यानी कि यहाँ पर ब्रह्म राक्षस जो है वो सत्य के शोधक के तौर पर भी देखा गया है। वो इस सत्य तक पहुंचना चाहता है कि आखिरकार जो समाज है और व्यक्ति है, क्या व्यक्ति के बिना समाज रह सकता है या फिर समाज के बिना व्यक्ति रह सकता है? क्या व्यक्ति स्वतंत्रता ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर समाज में संतुलन पैदा करके चलना भी जरूरी है? तो यहाँ पर वो लगातार इस सत्य तक जाना चाह रहा है। और यहाँ पर बताएगा कि रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, ऐसे जैसे सूर्योदय हो रहा है तो ऐसे लग रहा है कि लाल रक्त से युक्त कोई नदी प्रवाहित हो रही हो। और जो जब चंद्रमा उदित होता है तो ऐसे लगता है कि कोई सफेद रंग की पट्टियां बंधी हुई हैं। फिर सितारों को आसमान में देखता है तो अलग अलग वहां पर सितारे दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सूर्य है उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, जो चंद्र है उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, जो तारे हैं उनका अपना अलग व्यक्तित्व है। तो इसी तरीके से वो ये सत्य पर पहुंचता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता है किसी चीज से। यानी कि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको इसी हिसाब से इन व्याख्याओं को समझना है। बाकी पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखते जाइए। आगे है व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। अब यहाँ पर व्यक्तित्व की तुलना उस महल से की जा रही है जो महल सीढ़ियों पर आधारित होता है, और जो सीढ़ियां हैं अगर न रहें तो फिर उस महल का कोई महत्व नहीं है। महल क्या हो गया, एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर, और जो सीढ़ियां हैं वो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आपके दिमाग में व्याख्या खुलनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि मुक्तिबोध को समझना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है। तो हमने कोशिश की है कि पूरी चीजें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो ब्रह्म राक्षस है वो सत्य की खोज में है, वो शोधक है। जैसे हम पीएचडी करते हैं तो शोधार्थी के तौर पर जाने जाते हैं, हम भी सत्य की खोज करते हैं, अपने शोध में कोई ना कोई पॉइंट्स
उद्धृत करना चाहते हैं। यहां पर भी है कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। व्यक्तित्व का निर्माण समाज से भी होता है और व्यक्ति खुद से भी करता है अपना, लेकिन कोई चाहे कि इन दोनों से अलग होकर निर्माण करें तो फिर मुश्किल है। तो यहां पर यही बात कही गई, व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा है। जैसे प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, प्रसाद और प्रासाद आप ध्यान से देखिए, जैसे महल का अस्तित्व बिना सीढ़ियों के नहीं है, वैसे ही व्यक्ति का अस्तित्व बिना समाज के और समाज का अस्तित्व बिना व्यक्ति के नहीं है। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। तो सामंजस्य काफी जरूरी है, जिसकी चर्चा तुलसीदास भी रामचरितमानस में कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुक्तिबोध भी व्यक्ति और समाज के बीच में सामंजस्य की भी बात कर रहे हैं, उसको गणित के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी शोध में, इसी खोज में, इसी सत्य की खोज में जो ब्रह्म राक्षस है, सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भटक रहा है। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन, वह धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्मचेतस। किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव, महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, वह उस महत्ता की हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। फिर यहाँ पर ब्रह्म राक्षस कह रहा कि युग बदल गया, आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में धन से, फिर धन में से हृदय मन, धन अभिभूत अंतःकरण में, ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पर बात की जा रही है कि आत्मचेतस और विश्व चेतस, व्यक्तित्व के निर्माण में इन दोनों की अहम भूमिका है। और कह रहा है कि यदि उस समय या उन दिनों इन दोनों का मिलन होता तो इन दोनों की व्यथा मैं स्वयं जीकर बताता। यहां पर देखिए स्वानुभूति की चर्चा की जा रही है। जब आप मुक्तिबोध को पढ़ेंगे तो एक शब्द है ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, ठीक है। ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जब तक आप संवेदनशील नहीं होंगे तब तक कि आपको ज्ञान नहीं होगा उसका, और आप जब संवेदनशील होंगे इसका मतलब है कि आपको ज्ञान हो गया है। तो यही है ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, एक दूसरे के संवेदना को समझना। तो यहां पर बताया गया कि जो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए क्या उपयोग है, उसकी आंतरिकता के बारे में भी बताता। और आगे की जो पंक्ति है कई बार परीक्षाओं में आ चुकी, आप देखे होंगे कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। और ये पूरा जीवन जो है ये आत्मचेतस और विश्व चेतस, इन दोनों पाटों के बीच क्या हो गया, बीत गया या फिर पिस गया यहाँ पर। और इसी को क्या उन्होंने कहा, ट्रेजेडी के रूप में दिया हुआ है। फिर इसके बाद बावड़ी की तरफ जा रहे हैं। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया, वह सघन झाड़ी के कटीले तमविवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत, संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो अंत में कविता में आप देख रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूं, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो काम ब्रह्म राक्षस नहीं पूरा कर सका, अधूरा कार्य रहा, उसकी वेदना का स्रोत, संगत पूर्ण निष्कर्षों तक मैं पहुंच सकूं। ये काम हो सकता है शिष्य बनने के बाद ही। यहाँ पर ऊपर में पंक्तियां कुछ थी कि वो सोच रहा है आत्मचेतस विश्व चेतस के बारे में,
यानी कि व्यक्ति और समाज के बारे में सोचता रहा, और बाद में बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा है, ठीक है। और ऐसे कह रहा है कि वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा, वो केवल मन ही मन सोच रहा है, मन ही मन सोच रहा है। और अचानक क्या होता है कि मर गया वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में, और अचानक वो शरीर त्याग देता है। ऐसा लगता है कि मरे पक्षी सा विदा ही हो गया, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। और सवाल उठता है कि यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। अब इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनना पड़ेगा, तभी इस सत्य को जाना जा सकता है। तो इस पूरी कविता में, जो कि लंबी कविता के श्रेणी में बताया गया, इसको समझ में धीरे धीरे चीजें आगे होंगी। आप सबसे पहले पंक्तियों से परिचित हो गए होंगे, और थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ब्रह्म राक्षस कविता की जो विषय वस्तु है, जो इसकी कथा वस्तु है एक तरीके से, वो भी समझ में आ गई होगी। बावड़ी के आसपास का जो वातावरण है, और वहां पर बैठा ब्रह्म राक्षस जिसके मन में तमाम चीजें आती रही हैं, तो ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म राक्षस का शिष्य तक की जो एक कहानी थी इस कविता के माध्यम से, वो पूरी आपके दिमाग में आ गई होगी। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में काफी चर्चित है और सबसे लंबी कविता के तौर पर जानी जाती है, और इस पे हम कुछ परीक्षाोपयोगी बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। और अंधेरे में के रचना काल को लेकर कई तरह की सूचनाएं मिलती हैं। मुक्तिबोध रचनावली में नेमित चंद्र जैन ने इस कविता का रचना काल सन 1957 से 1962 तक संभावित बतलाया है। नेमित चंद्र जैन, जिन्होंने मुक्तिबोध रचनावली कुल 6 खंडों में संपादित की है, उनके अनुसार अंधेरे में नाम की जो कविता है, इसका रचना काल 1957 से लेकर 1962 के बीच में बताया गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में शमशेर ने लिखा है कि इस कविता की रचना मुक्तिबोध ने राजनंदगांव में की थी। राजनंदगांव जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, वहीं पर मुक्तिबोध रहा करते थे। राजनांदगांव से कुछ दूर पर एक दिग्विजय महाविद्यालय जिसमें कि वो पढ़ाते थे। और संयोग की बात यह है कि जब मैं छत्तीसगढ़ में अध्यापन कार्य कर रहा था, तो मुक्तिबोध के जन्म दिवस पर उनके बेटे रमेश मुक्तिबोध से मेरी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, और मुक्तिबोध से रिलेटेड कई जाने अनजाने पहलुओं पर चर्चा भी हुई। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका किसने लिखी है, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। ये वही शमशेर बहादुर सिंह हैं जो कि सप्तक से जुड़े हुए हैं, और जैसे ही मैंने बोला तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक से हैं, और ये मुक्तिबोध के समकालीन भी रहे। तो चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका इन्होंने लिखी, और इनके अनुसार इस कविता की रचना मुक्तिबोध राजनंदगांव में किए थे, यानी छत्तीसगढ़ में किए थे। और ये घटना उस समय जोड़कर बताते हैं कि सन 1961 में उन्हें यानी मुक्तिबोध ने शमशेर बहादुर सिंह को वहां अपनी जो 3 बहुत लंबी और लाजवाब कविताएं सुनाई थी, उनमें एक कविता अंधेरे में भी थी। इसी भूमिका में उन्होंने यह भी लिखा है कि नागपुर में एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली थी, तो रिपोर्टर की हैसियत से मुक्तिबोध घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने सिरों का फूटना और खून का बहना अपनी आंखों से देखा था। अंधेरे में पर बातचीत करते समय ये वीडियो इसलिए लाना जरूरी था कि जब हम व्याख्या पर चर्चा करेंगे तो इसके पहले की पृष्ठभूमि आप सभी को पता होनी चाहिए कि आखिरकार मुक्तिबोध ने अंधेरे में नाम से कविता क्यों लिखी, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही। तो धीरे धीरे प्रकाशन वर्ष के बाद आपके दिमाग में ये चीजें बननी शुरू हो गई होंगी कि आखिरकार अंधेरे में मुक्तिबोध ने क्यों लिखा। क्योंकि यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह बता रहे हैं कि नागपुर में जब मुक्तिबोध रहा करते थे, तो वहां पर एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर गोली चली थी, और मुक्तिबोध वहां पर रिपोर्टर की हैसियत से घटना स्थल पर मौजूद थे। और इस घटना का उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि अंधेरे में जैसी उन्होंने कविता लिखी। क्या प्रभाव पड़ा कि जब गोलियां चली तो लोगों के सिर फूट गए, खून बहना शुरू हो गए, ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। आगे है कि उनके अनुसार अंधेरे में शीर्षक उनकी सशक्त और मार्मिक कविता उनके नागपुर जीवन के बहुत सारे संदर्भ अपने अंदर समेटे हुए है। नागपुर रेडियो में मुक्तिबोध के सहकर्मी अनिल कुमार का भी लक्षित मुक्तिबोध में कहना है कि अंधेरे में कविता की पृष्ठभूमि एम्प्रेस मिल गोलीकांड से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 विद्वानों की बात की गई। एक तो शमशेर बहादुर सिंह का मानना है कि एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जो घटना घटी थी वही अंधेरे के पृष्ठभूमि में है, और साथ में ये बताया गया
कि जब मुक्तिबोध नागपुर रेडियो में काम कर रहे थे तो उनके सहकर्मी, जिनकी एक पुस्तक का नाम है लक्षित मुक्तिबोध, अनिल कुमार, उनका भी मानना है कि अंधेरे में कविता की पृष्ठभूमि एम्प्रेस मिल गोलीकांड ही है। ठीक है, तो ये घटना आप अपने दिमाग में रखिए। व्याख्या पढ़ते समय या फिर अंधेरे में का पाठ करते समय इन चीजों को ध्यान में रखना है। इन सभी विद्वानों के अतिरिक्त विष्णु चंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी है। इसमें इस गोलीकांड की जो चर्चा की है उससे पता चलता है कि मुक्तिबोध घटना स्थल पर नया खून के रिपोर्टर की हैसियत से मौजूद थे। तो एक से एक तथ्य आप देख रहे हैं जो कि अंधेरे में मुक्तिबोध क्यों कविता लिखते हैं, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही है। तमाम विद्वानों के अनुसार मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर इसके हमें सूत्र मिल रहे हैं कि किस चीज से प्रभावित होकर अंधेरे में उन्होंने कविता लिखी है। रेडियो की नौकरी छोड़कर उन्होंने यानी मुक्तिबोध ने अक्टूबर 1956 में नया खून का संपादन स्वीकार किया था और प्राय अप्रैल 1958 तक वे उसमें रहे थे। इम्प्रेस मिल के मजदूरों की हड़ताल और गोलीकांड इसी बीच हुए होंगे। उक्त गोलीकांड के अनुभवों का उपयोग उन्होंने कुछ दिनों के बाद अंधेरे में कविता में किया, जब वे अनुभव परिपक्व हो गए। सितंबर 1964 में जब चांद का मुंह टेढ़ा है छपकर आया तो उसमें यह कविता संकलित थी। यह कविता 8 खंडों और लगभग 40 पृष्ठों में लिखी गई है। इसीलिए मैंने कहा कि आप सभी कमेंट्स करेंगे तो इन्हीं 8 खंडों पर हम चर्चा करेंगे, पाठ करेंगे, क्योंकि ये कविता लंबी है, 40 पृष्ठों की कविता है और ये पृष्ठ अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग संख्या में भी आ सकते हैं। हालांकि लगभग एक मानी गई है। हालांकि मेरे पास जो किताब है उसमें कुल 57 पृष्ठ में ये कविता है। लेकिन हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि सही मायने में अंधेरे में के जो प्रकाशन को लेकर विवाद रहा है, लेकिन अंततः ये माना गया कि सन 1964 में चांद का मुंह टेढ़ा है जो संकलन छपकर आया और ये प्रथम संकलन है। जब हम ब्रह्म राक्षस पर बातचीत कर रहे थे तो वहां पर भी इस संकलन का हमने जिक्र किया था। तो उसमें अंधेरे में कविता भी शामिल रही और ये 8 खंडों में विभाजित है। ये भी हमें इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखना है। इस चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह के अतिरिक्त एक और साहित्यकार हैं जिनका की काफी इंपॉर्टेंट रोल है मुक्तिबोध की कविताओं का संकलन करने में, जिनका नाम है श्रीकांत वर्मा। संकलनकर्ता श्रीकांत वर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ मैं जिक्र करने जा रहा हूं जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अपने वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा है, यानी श्रीकांत वर्मा ने, कि बीमारी के दौरान मुक्तिबोध ने इच्छा जाहिर की कि इस संकलन में उनकी 2 कविताएं चंबल की घाटियां और आशंका के द्वीप अंधेरे में जरूर शामिल की जाए। यानी कि आप देख रहे हैं कि जब चांद का मुंह टेढ़ा है छपने के लिए या प्रकाशित होने के लिए तैयार किया जा रहा था, उस समय मुक्तिबोध बीमारी की स्थिति में थे और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि इस संकलन में उनकी 2 कविताएं जरूर शामिल की जाएं, चंबल की घाटियां और आशंका के द्वीप अंधेरे में। दोनों एक के बाद दूसरी छापी जाएं और दूसरी का शीर्षक बदल दिया जाए। मतलब कि आशंका के द्वीप अंधेरे में इसके शीर्षक को बदलने का भी आग्रह मुक्तिबोध ने किया था। और ये सवाल पूछा जाता है कि जिस अंधेरे में कविता को हम सभी जानते हैं उसका पहले क्या नाम था। तो यहाँ पर आप कंसंट्रेट होकर देखिए कि आशंका के द्वीप अंधेरे में, और शीर्षक अपने आप किसी ने नहीं बदला बल्कि मुक्तिबोध ने ही इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक एक विशेष मन स्थिति के प्रवाह में मैंने दिया था। उनकी इच्छा के मुताबिक शीर्षक से मैंने आशंका के द्वीप हटा दिया है। यानी कि यहाँ पर जो मैंने शब्द आया हुआ है ये श्रीकांत वर्मा का है। श्रीकांत वर्मा से मुक्तिबोध ने कहा था कि आप लोग जब भी चांद का मुंह टेढ़ा है प्रकाशित करें तो इसमें 2 कविताएं जरूर मेरी शामिल करें, और दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक बदल दें। आशंका के द्वीप अंधेरे में मैंने जब इसका नाम रखा था तो एक विशेष मन स्थिति के प्रवाह में मैंने रख दिया था। और उनकी इच्छा को पूरा करते हुए श्रीकांत वर्मा ने आशंका के द्वीप को हटा दिया और इसके बाद क्या बचा, अंधेरे में बचा, जिसे कि हमें पढ़ना है। फिर भी श्रीकांत वर्मा को लगता है कि यह शीर्षक इस कविता के अर्थ को अच्छी तरह व्यंजित करता है। अगर ये पूरा भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अंधेरे में अगर मुक्तिबोध ने कहा, उनकी इच्छा थी कि इसी नाम से छापा जाए, तो भी यह पूरी तरीके से जिस लिए कविता लिखी गई है उसके अर्थ को व्यंजित करती है। ये दोनों ही कविताएं उनकी बीमार पड़ने के कुछ ही समय पहले की कविताएं हैं
और इस दृष्टि से अब तक की कविताओं में ये उनकी अंतिम कविताएं हैं। अंधेरे में के संदर्भ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मुक्तिबोध की अंतिम कविता में इसको शामिल किया गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है के प्रकाशन और मुक्तिबोध की मृत्यु यानी सितंबर 1964 के बाद कल्पना के नवंबर 1964 के अंक में यह कविता प्रकाशित हुई, आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से, जिसका मतलब यह है कि श्रीकांत वर्मा से इस कविता के शीर्षक में परिवर्तन करने की बात कहने के पहले ही उन्होंने उसे कल्पना में प्रकाशन के लिए भेज दिया था। तो यहाँ पर हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि अंधेरे में जो कविता है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो कल्पना पत्रिका में। और जैसे ही मैंने कल्पना पत्रिका का नाम लिया, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी। अगर आ रहा होगा दिमाग में तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अगर आप दाएं बाएं घूम कर देख रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आपको और गंभीर होना है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जुड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल मेरे संकेत को भी आदेश मानकर और गुरु मंत्र मानकर इस शैली को अपनाते हैं और को रिलेट करके चीजों को देखते हैं। तो आपके दिमाग में हैदराबाद आ गया होगा। बद्री विशाल पित्ती इसके संपादक थे और उन्होंने इसका संपादन किया था। तो अंधेरे में, जो कि मुक्तिबोध की सबसे मशहूर कविताओं में से एक है, उसका प्रकाशन भी कल्पना में सबसे पहले हुआ था। बाद में चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित किया गया। अब जैसे ही अंधेरे में प्रकाशित हुआ और अलग अलग जो आलोचक हैं हिंदी के, उन्होंने इसका मूल्यांकन किया और जो भी उनको महसूस हुआ उन्होंने कहा, जिसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी के कुछ कथनों को हम देखेंगे। उनका मानना है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक सा लगता है। दूसरा इनका कथन है कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है, इसको बतलाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी कठिन अंधेरे में कविता है उतना ही कठिन यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि के कथन भी दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर भी संवेदना इत्यादि की चर्चा की जाए तो उसको आप रामस्वरूप चतुर्वेदी से जरूर जोड़कर देखें। जैसा कि हमने बताया कि चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी, तो जाहिर सी बात है कि उनके कुछ कथन महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने अंधेरे में कविता का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण किया गया है। तो जब हम कविता का पाठ करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे तो ये कथन आप सभी ध्यान में रखिए, जिससे कि अर्थ खुलने में हमें मदद मिलेगी। रामविलास शर्मा भी इन आलोचकों में शामिल रहे। खासतौर से मुक्तिबोध की अगर कोई कड़ी आलोचना किया है तो रामविलास शर्मा ने किया है और उस किताब का नाम है नई कविता और अस्तित्ववाद। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ जो जुड़े हुए हैं वो हो सकता है कि पढ़े भी हों, नहीं पढ़े हों तो इस कविता को जरूर इस बुक को ध्यान में रखिए। कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि किसकी किताब है। तो नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक में रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध का मूल्यांकन करते हुए उनकी कविताओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कथन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अंधेरे के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह कविता अपराध भावना का अनुसंधान है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इस पर अस्तित्ववाद का भी प्रभाव देखा है। रामविलास शर्मा के अनुसार यह कविता अरक्षित जीवन की कविता है। ऐसा लगता है कि अंधेरे में कवि जो है अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, उसका जीवन खतरे में है। लेकिन रामविलास शर्मा की स्थापनाओं का सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया है या फिर उसका खंडन किया है तो वो नामवर सिंह है और इनकी पुस्तक का नाम है कविता के नए प्रतिमान। अगर आप सभी इस किताब को देखेंगे कविता के नए प्रतिमान में, तो नामवर सिंह ने 2 बार अंधेरे में की व्याख्या की है, यानी कि 2 बार इन्होंने लंबे लंबे लेख लिखे हुए हैं। और जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था तो उन लेखों को पढ़ा और मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहले मैं नामवर सिंह के अनुसार ही इसकी व्याख्या बताऊं आप सभी को। फिर लगा कि नहीं, परीक्षा के दृष्टिकोण से कई लोगों को शामिल करना चाहिए। तो कविता के नए प्रतिमान में जो नामवर सिंह है उन्होंने मुक्तिबोध को एक तरीके से स्थापित किया है, जिस मुक्तिबोध की आलोचना तमाम पहले के आलोचक कर रहे थे। नामवर सिंह ने एक बार फिर से उनको केंद्र में रखा और उनकी कविता का एक तरीके से सकारात्मक मूल्यांकन करते हुए कहा कि ये अरक्षित जीवन की कविता, अपराध भावना की कविता, अस्तित्ववाद इत्यादि से, रहस्यवाद से नहीं है, बल्कि इसमें अस्मिता की खोज की बात की गई है। इसमें जो कवि है अस्मिता की खोज की कोशिश करता है।
हालांकि जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें अस्मिता शब्द का प्रयोग नहीं कहीं किया गया है। नामवर सिंह ने भी इसको स्वीकार किया है, उनकी ही मैं पंक्ति बोल रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि अस्मिता का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा। और आपने कविता भी पढ़ी होगी, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, और आगे की पूरी कविता है। तो उसी से जोड़कर उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति का जुड़ाव अस्मिता से है, यानी कि अस्मिता की खोज से है। तो नामवर सिंह की किताब पढ़नी काफी जरूरी है। फिर भी आप ध्यान में रखिए, अगर कथन आ जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। नामवर सिंह के अतिरिक्त इंद्रनाथ मदान के भी कथन है कि यह कविता आत्म संशोधन का अनुसंधान है। निर्मला जैन के अनुसार अंतःस्थल का विप्लव है। प्रभाकर माचवे ये भी तार सप्तक से जुड़े हुए थे, और तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस सप्तक में थे, और मुक्तिबोध के समकालीन भी थे और साथ में रहते थे। इन्होंने इस कविता को लावा, मात्र एक शब्द दिया हुआ है, लावा। अब लावा की क्या प्रकृति है, क्या इसकी प्रवृत्ति है, तुरंत आप समझ में आ गया होगा कि कैसे ये कई बार विस्फोट इत्यादि करता है। तो ये उनके समकालीन और कुछ जो महत्वपूर्ण हिंदी के आलोचक थे उनके कथन थे। बाकी ऊपर में मैंने अंधेरे में कविता के प्रकाशन को लेकर, उसके नामकरण को लेकर, अंधेरे में कितने खंड हैं, इस पर चर्चा की, और इस कविता के लिखने की पृष्ठभूमि क्या रही है उसको भी समझाने का प्रयास किया, ताकि जब हम कविता पढ़ें तो इस पृष्ठभूमि को जरूर ध्यान में रखें और उसी से कविता की व्याख्या के अर्थ खुलेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। बाकी आगे हम और भी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इस पर बातचीत करते रहेंगे। आप लोग लगातार बने रहिए और इसी तरीके से लगातार इस चैनल के प्रति अपना प्रेम दिखाते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।